स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिथिला एडुदीप में। आज हम आए हैं, हमारा जो 12वीं का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीरीज चल रहा है, उसमें हमारा जो अगला चैप्टर है अर्धनारीश्वर। हमने पहला चैप्टर देखा है बातचीत, दूसरा चैप्टर है उसने कहा था, तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति और चौथा चैप्टर है हमारा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर चैप्टर से जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर और इनकी लेखनी है। और इस चैप्टर से हम लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं और इन प्रश्नों को अगर आप हल करते हैं तो इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। तो आइए हम अपना प्रश्नों का सीरीज प्रारंभ करते हैं और देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। देखिए सबसे पहले कहीं से प्रश्न होगा तो पहला जो है हम लोग लेखक से प्रश्न करते हैं, उसके बाद हम लोग उसके जो उनके द्वारा लिखा गया है उनकी रचना से प्रश्न करते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो 22 सितंबर 1907, 23 सितंबर 1908, 24 सितंबर 1909 या 25 सितंबर 1910। तो देखिए इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। हम लोग अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि दिनकर का जन्म स्थान कहाँ था, उनका जन्म स्थान कहाँ था। पहला दरभंगा, दूसरा है पटना, तीसरा है सिमरिया बेगूसराय और चौथा है मुंगेर। तो देखिए इनका जो जन्म है सिमरिया बेगूसराय में हुआ है। यह मिथिलांचल का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ पर मिथिला के लोग गंगा स्नान के लिए सिमरिया घाट जाते हैं, तो वहीं पे बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। और इनका जन्म जो है रामधारी सिंह दिनकर का सिमरिया बेगूसराय में हुआ है। अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ, 22 अप्रैल 1973, 23 अप्रैल 1974, 24 अप्रैल 1974 या 25 अप्रैल 1975 को। तो देखिए इनकी जो मृत्यु हुई वह 24 अप्रैल 1974 ईस्वी की इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। दिनकर के पिता का क्या नाम था, रवि सिंह, मनरूप सिंह, देवी सिंह या शिवधारी सिंह। तो इनके पिता का नाम था रवि सिंह। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर की माता का क्या नाम था। रामधारी सिंह दिनकर के माता जी का क्या नाम था, पार्वती देवी, सीता देवी, मनरूप देवी या उषा देवी। देखिए इनकी मम्मी का नाम था मनरूप देवी, इनकी जो माता जी का नाम था मनरूप देवी। अगला देखते हैं। अगला है कि दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई। दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, पटना से, मुंगेर से, गांव में या बनारस से। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर ने किस विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। दिनकर ने किस विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। तो देखिए पहला काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तीसरा पटना विश्वविद्यालय और चौथा कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो देखिए उन्हें पटना से जो उच्च शिक्षा प्राप्त की पटना विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि दिनकर किस युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। दिनकर किस युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं, छायावाद के, प्रगतिवाद के, छायोत्तरवाद के या प्रयोगवाद के। देखिए तो यह छायावादोत्तर युग के जो है सो सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस विशेष नाम से जाना जाता है। इनको किस विशेष नाम से जाना जाता है, राष्ट्र कवि, जन कवि, वीर कवि या श्रृंगार कवि। देखिए इनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि दिनकर की
कविता में प्रमुख स्वर क्या है? दिनकर की कविता में प्रमुख स्वर क्या है? आध्यात्मिक है, प्रेमात्मक है, वीर रस है या हास्य है? तो इसमें हमेशा दिनकर जी की रचनाओं में वीर रस ही मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर का साहित्य किस चेतना से जुड़ा है? दिनकर का साहित्य किस चेतना से जुड़ा है? धार्मिक से, राष्ट्रवादी से, रहस्यवादी से या सौंदर्यवादी से? तो इनका जो हमेशा जो रचना है, जो साहित्यिक रचना है, वह राष्ट्रवादी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर की भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? क्लिष्ट संस्कृत, अत्यंत सरल, ओजस्वी और प्रवाहमयी या फारसी? तो देखिए इनकी जो भाषा रही है ओजस्वी और प्रवाहमयी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर की रचनाओं में किस का विरोध मिलता है? दिनकर की रचनाओं में किसका विरोध मिलता है? धर्म का, अन्याय का, संस्कृति का या परंपरा का? तो देखिए इनका विरोध मिलता है अन्याय का। इन्होंने हमेशा अन्याय के खिलाफ जो है सो आवाज उठाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर ने किस विधा में सर्वाधिक योगदान दिया है? दिनकर ने किस विधा में सर्वाधिक योगदान दिया है? नाटक में, उपन्यास में, कविता में या कहानी में? तो देखिए इन्होंने सबसे ज्यादा क्या लिखी है? कविता में इन्होंने जो सबसे ज्यादा योगदान दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर की शैली कैसी मानी जाती है? दिनकर की शैली कैसी मानी जाती है? अलंकारिक, प्रत्यात्मक या ओजस्वी या रहस्यात्मक? तो इनकी जो है शैली ओजस्वी मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि दिनकर की कविता किस वर्ग की आवाज मानी जाती है? दिनकर की कविता किस वर्ग की आवाज मानी जाती है? अभिजात की, शासक की, जन सामान्य की या धार्मिक की? तो देखिए जन सामान्य की जो है इनकी कविता मानी जाती है कि जन सामान्य की इन्होंने हमेशा आवाज उठाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर का साहित्य किस भावना से प्रेरित है? दिनकर का साहित्य किस भावना से प्रेरित है? पलायन से, क्रांति से, वैराग्य से या भक्ति से? तो देखिए इनका जो है हमेशा क्रांति से ही इनकी जो कविता साहित्य है वह प्रेरित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर की काव्य दृष्टि किस पर आधारित है? दिनकर की काव्य दृष्टि किस पर आधारित है? व्यक्तिगत पीड़ा पर, सामाजिक यथार्थ पर, धार्मिक आस्था पर या कल्पनालोक पर? तो इनका जो है सामाजिक यथार्थ पर जो है सो काव्य आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर के साहित्य में प्रमुख आदर्श क्या हैं? दिनकर के साहित्य में प्रमुख आदर्श क्या है? भोग है, त्याग है, मानवता है या वैराग्य है? तो देखिए मानवता ही इन्होंने सर्वोपरि माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर को किस प्रकार का कवि माना जाता है या कहा जाता है? दरबारी कवि, जन कवि, श्रृंगारिक कवि या रहस्यवादी कवि? तो जनवादी कवि इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर ने किस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की? दिनकर ने किस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की? तो 1925 में, 1927 में, 1928 में या 1930 में? तो इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की 1928 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रश्न कि दिनकर ने
स्नातक की पढ़ाई किस विषय में की? दिनकर ने स्नातक की पढ़ाई किस विषय में की? इतिहास में, राजनीति शास्त्र में, संस्कृत में या हिंदी में? तो देखिए इन्होंने स्नातक की पढ़ाई राजनीति शास्त्र में की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर ने एमए किस विषय में किया? दिनकर ने एमए किस विषय में किया? हम कह रहे हैं कि इससे बाहर दिनकर से संबंधित या अर्धनारीश्वर चैप्टर से संबंधित एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है और इससे अधिक प्रश्न बन भी नहीं सकता। हमने हर एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हुए प्रश्न को बनाया है ताकि कोई भी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से ना छूटे। इसीलिए इस पर दिनकर से पहले दिनकर जी से संबंधित सारे प्रश्न होंगे, उसके बाद अर्धनारीश्वर चैप्टर से प्रश्न होंगे। तो देखिए दिनकर ने एमए किस विषय से किया है? इतिहास से, दर्शन से, हिंदी से या संस्कृत से? तो देखिए इन्होंने हिंदी से एमए किया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर की प्रथम प्रकाशित कविता किस पत्रिका में छपी? दिनकर की प्रथम प्रकाशित कविता किस पत्रिका में छपी? तो सरस्वती में, विश्व भारती में, छायावाद में या भारती में? देखिए सरस्वती पत्रिका में इनकी जो है पहली कविता छपी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर किस राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? दिनकर किस राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? बिहार के, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के या राजस्थान के? तो देखिए यह बिहार के ही इनके सिमरिया बेगूसराय में जन्म हुआ था, तो बिहार के जो है सो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिला? दिनकर को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिला? तो शिक्षा में, राजनीति में, साहित्य में या समाज में? तो इनको मिला है साहित्य में जो है सो पद्म विभूषण मिला है। यह प्रश्न बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। एक और प्रश्न इनका है कि जो है सो उर्वशी वाला अभी आएगा आगे वो प्रश्न, लेकिन यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है कि जो है दिनकर को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिला है? तो साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला? देखिए हाँ, यही प्रश्न हम कह रहे थे कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इस किस कृति के लिए मिला? तो रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र या परशुराम की प्रतीक्षा? देखिए उर्वशी के लिए इनको जो है सो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और यह प्रश्न भारत का ऐसा कोई परीक्षा नहीं होगा जिसमें अगर हिंदी पूछा हो, इस प्रश्न को न पूछा हो, तो इस प्रश्न को लगभग हर परीक्षा में पूछा ही जाता है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति के लिए मिला है? तो उर्वशी। इसको याद ही कर लीजिए अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो 1970 में, 1971 में, 1972 में या 1973 में? तो 1971 ईस्वी में इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर की गद्य रचनाओं में प्रमुख विधा कौन सी है? दिनकर की गद्य रचनाओं में प्रमुख विधा कौन सी है? उपन्यास है, कहानी है, निबंध है या नाटक है? तो इनकी जो है प्रमुख क्या है? निबंध। इनकी प्रमुख विधा कौन सी है? निबंध। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर की कविताओं में किस रस की प्रधानता है? दिनकर की कविताओं में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस या शांत रस? तो किसकी प्रधानता है? वीर रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर की साहित्य पहचान किस रूप में स्थापित हुई? दिनकर की साहित्य पहचान किस रूप में स्थापित हुई?
तो प्रेम कवि, राष्ट्र कवि, रहस्य कवि या छायावादी। तो राष्ट्र कवि के रूप में जो है इनको बहुत ही ज्यादा सम्मान मिला। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिनकर को किस प्रकार का कवि कहा गया है। दिनकर को किस प्रकार का कवि कहा गया है। तो आत्मकेंद्रित, जन संघर्ष कवि, प्राकृतिक कवि या श्रृंगार कवि। तो जन संघर्ष कवि इनको कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर की कविता का लक्षण क्या माना गया है। दिनकर की कविता का लक्षण क्या माना गया है। तो देखिए, आत्मानुभूति, सौंदर्य, सामाजिक परिवर्तन या दार्शनिक। देखिए, इनकी कविता को जो है सो मुख्य लक्षण सामाजिक परिवर्तन माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिनकर की भाषा की एक प्रमुख विशेषता क्या है। दिनकर की भाषा की एक प्रमुख विशेषता क्या है। क्लिष्टता है, कृत्रिमता है, ओज और प्रवाह है या भावुकता है। तो ओज और प्रवाह है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर की विधा क्या है। कहानी है, नाटक है, निबंध है या कविता है। तो इनकी जो विधा है वो क्या है, निबंध है। अर्धनारीश्वर की विधा निबंध है। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है कि आधा नर और आधा मतलब पुरुष और आधा महिला, आधा स्त्री। तो उसी के बारे में यह संबंध बताया गया है कि किस प्रकार से दोनों का समन्वय स्थापित होना चाहिए। और रामधारी सिंह दिनकर ने बड़े ही अच्छे भाव से व्यक्त किया है। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रचना का केंद्रीय विषय क्या है। रचना का केंद्रीय विषय क्या है। नारी संघर्ष, दाम्पत्य, नारी समन्वय या सामाजिक विद्रोह। देखिए, यहाँ पर नारी समन्वय, नर नारी जो है सो आधा 50% नर और 50% नारी का जो है दोनों मिलेंगे, नर नारी समन्वय। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर की अवधारणा किस देवता से जुड़ी है। अर्धनारीश्वर की अवधारणा किस देवता से जुड़ी है। विष्णु से, शिव से, ब्रह्मा से या इंद्र से। तो अर्धनारीश्वर जो है आधा शिव से जुड़ा हुआ है और आधा पार्वती से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। आदि देह किसकी मानी गई है। तो आदि भगवान शिव की मानी गई है और आदि लक्ष्मी की मानी गई है, सरस्वती की मानी गई है, पार्वती की मानी गई है या उमा की मानी गई है। तो पार्वती की मानी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि रचना में किस मानसिकता का विरोध है। रचना में किस मानसिकता का विरोध है। धार्मिक का, नारी विरोध या आध्यात्मिक या पौराणिक। तो देखिए, यहाँ पर नारी विरोधी जो है सो मानसिकता का विरोध हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रचना का उद्देश्य क्या है। अर्धनारीश्वर जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है उसका उद्देश्य क्या है। इतिहास वर्णन, धार्मिक प्रचार, संतुलित समाज या नारी श्रेष्ठता। देखिए, संतुलित समाज मतलब इस समाज को बनाने के लिए जितना सहयोग पुरुषों का है उतना ही सहयोग महिलाओं का है। इसीलिए दोनों को समान रूप से, किसी भी परिस्थिति में दोनों को समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार का कुछ भी हो तो उन दोनों को समान रूप से ही प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धनारीश्वर की कल्पना किस दर्शन से जुड़ी है। अर्धनारीश्वर की कल्पना किस दर्शन से जुड़ी है। अद्वैत से, द्वैत से, समन्वय से या भक्ति से। तो किससे जुड़ी है, समन्वय से, कि नर नारी दोनों का समन्वय एक साथ रहे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नारी को किस गुण से जोड़ा गया है। नारी को किस गुण से जोड़ा गया है। शक्ति से, कठोरता से, ममता से या विद्रोह से। तो ममता से जोड़ा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पुरुष में कौन सा गुण संबंध है।
पुरुष में कौन सा गुण संबंध है? कोमलता, सहनशीलता, शक्ति या त्याग? तो क्या है? शक्ति। इस शक्ति का संबंध पुरुष से है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नर नारी को किस रूप में देखा गया है? अर्धनारीश्वर चैप्टर में, अर्धनारीश्वर अध्याय में नर नारी को किस रूप में देखा गया है? प्रतिद्वंदी के रूप में, स्वतंत्र इकाई के रूप में, पूरक के रूप में या विरोधी के रूप में? तो पूरक के रूप में देखा गया है। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर की अवधारणा किस भेद का निषेध करती है? अर्धनारीश्वर की अवधारणा किस भेद का निषेध करती है? सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक या धार्मिक? तो लैंगिक जो है स्वभावना का निषेध करती है, त्याग करती है, विरोध करती है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रचना का मूल संदेश क्या है? रचना का मूल संदेश क्या है? विद्रोह है, समन्वय है, संघर्ष है या त्याग है? क्या है? समन्वय है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस लक्ष्य की ओर ले जाती है? अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस लक्ष्य की ओर ले जाती है? शक्ति प्रधान समाज, नारी प्रधान समाज, संतुलित मानव समाज या धार्मिक समाज? तो संतुलित मानव समाज की ओर ले जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रचना में पुरुष प्रधान सोच किस रूप में चित्रित किया गया है? रचना में पुरुष प्रधान सोच किस रूप में चित्रित किया गया है? स्वाभाविक, आवश्यक, विकृत या आदर्श? तो किसमें किया गया है? विकृत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार शक्ति और करुणा का संबंध कैसा है? लेखक के अनुसार शक्ति और करुणा का संबंध कैसा है? विरोधी है, असंबंधित है, पूरक है या प्रतिस्पर्धी है? तो क्या है? पूरक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किस सोच को स्वीकार करता है? अर्धनारीश्वर किस सोच को स्वीकार करता है? पुरुष श्रेष्ठता को, नारी श्रेष्ठता को, समानता को या वर्चस्व को? तो किसको करता है? समानता को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार मानवता का सही रूप क्या है? लेखक के अनुसार मानवता का सही रूप क्या है? शक्ति है, सौंदर्य है, संतुलन है या संघर्ष है? तो क्या है? संतुलन है। सही रूप, मानवता का सही रूप क्या है? संतुलन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर की अवधारणा समाज को क्या सिखाती है? अर्धनारीश्वर की अवधारणा समाज को क्या सिखाती है? संघर्ष सिखाती है, वर्चस्व सिखाती है, सह अस्तित्व सिखाती है या पलायन सिखाती है? क्या सिखाती है? सह अस्तित्व सिखाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रचना में नारी को किस रूप में स्वीकार किया गया है? रचना में नारी को किस रूप में स्वीकार किया गया है? सहायक के रूप में, अनुपयोगी के रूप में, समान भागीदारी के रूप में या आश्रित के रूप में? तो किसमें स्वीकार किया गया है? समान भागीदारी के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रचना में नारी पुरुष संबंध को कैसे देखा गया है? रचना में नारी पुरुष के संबंध को कैसे देखा गया है? तो प्रतियोगी के रूप में, आश्रित के रूप में, पूरक के रूप में या विरोधी के रूप में? तो देखिए, रचना में नर नारी का संबंध को जो है पूरक के रूप में देखा गया है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर किस दर्शन की अभिव्यक्ति है? द्वैत, अद्वैत, समन्वय या भक्ति? देखिए, प्रश्न रिपीट हो गया है। यह प्रश्न एक बार पहले पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रचना का निष्कर्ष क्या है? अर्धनारीश्वर रचना को क्यों लिखा गया, क्यों मन में भाव आया?
तो नारी स्वतंत्रता को, पुरुष प्रधानता को, समभाव को या विद्रोह को। तो इसमें क्या हुआ है? समभाव को। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि लेखक के अनुसार समाज में सबसे बड़ी भूल क्या रही? लेखक के अनुसार समाज में सबसे बड़ी भूल क्या रही? धर्म का विस्तार, शक्ति का सम्मान, एक पक्ष को दबाना या परंपरा का पलायन करना। तो सबसे पक्ष क्या रहा? एक पक्ष को दबाना, पुरुष को ही ऊपर दिखाना, पुरुष को ही श्रेष्ठ दिखाना। तो वही जो है सो ये क्या है? एक पक्ष को दबाना, महिला को नीचे रखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्धनारीश्वर की कल्पना किस प्रकार के मानवता की कल्पना करती है? संघर्ष के, विभाजित के, संतुलित के या कठोर के? तो अर्धनारीश्वर की कल्पना हमेशा संतुलित समाज के चाह रखती है। अगला प्रश्न है कि रचना में नारी तत्व की उपेक्षा का परिणाम क्या है? प्रगति है, अनुशासन है, असंतुलन है या शांति है? तो देखिए, जब भी नारी की उपेक्षा होगी, नारी का जो है उपेक्षा होगा, तो वहां पे क्या होगा? असंतुलन बनेगा, पुरुष और नारी के बीच में असंतुलन बनेगा। तो इसीलिए जो है सो यहाँ पर असंतुलन इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर की अवधारणा किस मानवीय मूल्य के केंद्र में रखी जाती है? अर्धनारीश्वर की धारणा किस मानवीय मूल्य में रखी जाती है? तो स्वतंत्रता में, समानता में, समता में या समता में या सहिष्णुता में? तो किस में रखी जाती है? समता में रखी जाती है। और अगर समता में रखी जाती है। देखिए, कुछ टेक्निकल इश्यू है, तो अगला वीडियो हम बहुत जल्द ही जो है इसका पूरा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।